हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई लर्निंग हब। तो कल हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्लास में डीएपीआर के बारे में कुछ पढ़ा था, तो उसको हम एक से फिर से रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट रूल पढ़े थे, जैसे कि रूल 8 था हमारा प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन से डील करता था। रूल 10 हमारा एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन से डील करता है। एंड रूल 11 है जिसमें हमारा इंडेंट कॉन्ट्रैक्ट परचेज के बारे में दिया हुआ है। रूल 12 है हमारा जिसमें पावर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑथोरिटीज़ दिया हुआ है। रूल 13 है हमारा पावर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी टू राइट ऑफ लॉसेस। एंड 16 की बात करें तो इसमें अप्रेजल ऑफ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। 17 में ग्रांट एंड एड्स के बारे में दिया हुआ है। 18 की बात करें तो ट्रेडिंग ऑपरेशंस के बारे में दिया हुआ है। ओके, और 15 में दिया हुआ हमारा इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ रूल्स थे, इंपॉर्टेंट रूल्स। नहीं सॉरी, 14 में दिया हुआ है हमारा इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। 15 में दिया हुआ वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। एंड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि शॉर्ट टाइटल इसका डीएपीआर है, 1 अप्रैल 2024 से कमेंसमेंट हुआ है। पावर टू रिलैक्स हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लाई करती है। एंड इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मीन्स होता है कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री मीन्स होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स की डेफिनेशन भी है जो आर्टिकल 239 में। एचओडी हमारा एक डीएस लेवल का ऑफिसर्स होता है। एंड हेड ऑफ ऑफिस एनी गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो जनरली यूएस होता है, यूएस एडमिन। एंड उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा था, एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एप्रोप्रिएशन मीन होता है कि जो असाइनमेंट ऑफ फंड्स टू डिफरे द चार्जेस टू मीट द एक्सपेंडिचर्स। एंड रीअप्रोप्रिएशन होता है कि हमारा एक प्राइमरी यूनिट से एक दूसरी अनदर प्राइमरी यूनिट है, तो उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स होता है तो उसी को हम रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। एंड उसके बाद में हमने कुछ जनरल कंडीशंस पढ़ी थी कि उसमें सैंक्शन तभी दी जाएगी। एंड रेजिडुअरी फाइनेंशियल पावर से हमारी किसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में लाई करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा था प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, जिसमें 14 डिजिट के बारे में पढ़ा था कि 14 डिजिट्स का होता है हमारा 4 2 3 2 2 2, जिसमें 4 है हमारा मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड। तो ये हमारा शो करता है फंक्शन को, ये सब फंक्शन, ये प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम एंड ट्रू नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर से प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन को शो करता है। ओके, तो ये हमने प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में पढ़ा था। उसके बाद में हमने एप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन रूल 10 में पढ़ा था कि कुछ एक जनरल कंडीशंस हैं जिसमें हम एप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। एंड उसके बाद में हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ पावर सेक्रेटरी को डेलीगेटेड है कि सेक्रेटरी इस केस में कर सकता है। एंड आफ्टर दैट पढ़ा था कि कुछ पावर्स हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। ओके, तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन में पढ़ा था। उसके बाद में कुछ हमने लिमिट्स भी पढ़ी थी इसमें कि एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन की कितनी फाइनेंशियल लिमिट्स हैं। तो हमने पढ़ा था एक एक्सपेंडिचर स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक नॉन स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स में 15 करोड़ था हमारा। स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स में 4 हेड थे जो हमारे अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा 4 हेड थे। तो उसमें हमारा 2 करोड़ था और अदर केसेस में हमारा 5 करोड़ था। ओके, एंड उसके बाद इंडेंट कॉन्ट्रैक्ट परचेज में पढ़ा था हमने। इंडेंट कॉन्ट्रैक्ट परचेज की फुल पावर डिपार्टमेंट के पास होती है, जिसमें सेक्रेटरी के पास में अपना 100 करोड़ होता है और 25 करोड़ होता है। 100 करोड़ होता है अपना ओपन टेंडर एंड लिमिटेड टेंडर में, और ये सिंगल प्रोप्राइटी कॉन्ट्रैक्ट परचेज होता है तो उसमें 25 करोड़ होता है। इससे ज़्यादा होता है मिनिस्टर इंचार्ज के पास में। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा था पावर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑथोरिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक्सपेंडिचर्स करने की फुल पावर डिपार्टमेंट के पास होती है जो कि अपना फर्दर डेलीगेट कर सकता है। तो चलो आज फर्दर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। रूल 13 से स्टार्ट करेंगे आज। पावर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑथोरिटीज टू राइट ऑफ लॉसेस।
रूल 13 की बात करें, पावर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑथोरिटीज टू राइट ऑफ लॉस। तो इसकी बात करें तो पहली कंडीशन इसकी है कि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यदि लॉस डज नॉट डिस्क्लोज ए डिफेक्ट इन रूल ऑफ प्रोसीजर, तो लॉस है ये किसी रूल ऑफ प्रोसीजर में डिफेक्ट के कारण नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको राइट ऑफ करेंगे लॉसेस को। एंड हैज़ नॉट बीन एनी सीरियस नेग्लिजेंस का भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। और उसके बाद में एक थोरो एंड सर्चिंग इन्वेस्टिगेशन की जाएगी केसेस में। और इसका जितना भी एक क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है जिसके हम राइट ऑफ लॉसेस करते हैं जितना भी, तो उसकी एक इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिविजन्स को जाएगी, जिसमें रीजन्स हम मेंशन करेंगे लॉस का, कितना लॉस हुआ है, कितना नेचर ऑफ लॉस क्या है, रेमेडियल मेजर्स क्या है इसको प्रिवेंट करने को रोकने के लिए। ओके, तो ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं, ये पावर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑथोरिटीज़ की। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फर्दर रीडेलीगेट कर सकता है इसकी पावर्स को। और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें हम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है तो अपने अकॉर्डिंग अपनी पावर्स को कितना भी जितना भी चाहे डेलीगेट कर सकता है। बट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें हम, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपना 5000 इन ईच केस लॉस ऑफ रेवेन्यू, यदि रेवेन्यू में लॉस हो रहा है 5000 का, तो अप टू 5000 HOD को डेलीगेट कर सकता है। ओके, एंड यदि लॉस है इन केस ऑफ इरिकवरेबल लॉस ऑफ स्टोर्स एंड पब्लिक मनी, तो पावर ऑफ राइट ऑफ लॉसेस में भी डेलीगेटेड टू HOD थ्रू ए ऑर्डर, और जो कि 10% तक होनी चाहिए अपना, तो इसको अभी समझ में आ जाएगा जैसे कि हम पढ़ेंगे, थोड़ा लिमिट पढ़ेंगे तब। तो HOD को ये डेलीगेट कर सकते हैं कितना, 10% तक डेलीगेट किया जा सकता है। इनकी दो चीज़ें हाँ से समझनी है हमें कि एक इंडिविजुअल केस है, ईच केस में लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, तो उसमें HOD को 5000 केस तक डेलीगेट कर सकता है पावर राइट ऑफ लॉसेस के। एंड यदि रिकवरेबल लॉस ऑफ स्टोर्स एंड पब्लिक मनी है, तो इस केस में हम 10% तक कर सकते हैं। तो इसकी अभी जैसे डिपार्टमेंट के पास हम पढ़ेंगे 5 लाख लिमिट्स होती है, 5 लाख होती है इसकी लिमिट, मॉनिटरी लिमिट्स। तो इसका 10% कितना होगा, 50,000 तक कर सकता है, यानी कि 10% तक कर सकता है। एंड डिफिशियंसीज एंड इन केस ऑफ लॉस ऑफ डिफिशियंसीज एंड डिप्रिसिएशंस इन द वैल्यू ऑफ स्टोर्स है, तो उस केस में भी HOD को 10% तक पावर डेलीगेटेड की जा सकती है। ओके, तो तीन चीज़ें पढ़ी अभी हमने, हम एक तो 5000 आ गया, ईच इंडिविजुअल केस में 5000 करेगा, बाकी रिकवर लॉस ऑफ स्टोर्स ऑफ पब्लिक मनी है, एंड इन केस ऑफ डिफिशियंसीज एंड डिप्रिसिएशंस इन द वैल्यू ऑफ स्टोर्स, इस केस में 10% तक करेगा, डेलीगेट किया जा सकता है HOD को। और ईच केस की बात करें तो यहाँ ईच केस मीन बात हो रही है कि एक वन ओकेजन पर जितनी भी टोटल वैल्यूज ऑफ स्टोर्स है तो उसकी बात की जा रही है। ओके, एंड एक कुछ जनरल कंडीशन है कि लॉस अराइजिंग आउट ऑफ वन इंसिडेंट शुड नॉट बी स्प्लिट अप एंड राइट ऑफ सेपरेटली ऑन डिफरेंट डेट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड सैंक्शन ऑफ हायर ऑथोरिटीज। तो ये हमारी कुछ लिमिट है, इसको याद करने का तरीका ये है कि जहाँ डिपार्टमेंट आता है हमारा, डिपार्टमेंट के लिए हमारी लिमिट फिक्स है। जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लिए 5 लाख, 3 केस है हमारे पास। तो फर्स्ट है एक रिकवरेबल लॉसेस ऑफ स्टोर्स और पब्लिक मनी, सेकंड केस है हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू और रिकवरेबल लोन्स एंड एडवांसेस, एंड थर्ड है हमारा डिफिशियंसीज एंड डिप्रिसिएशंस इन द वैल्यू ऑफ स्टोर्स अदर देन द मोटर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स इंक्लूडेड इन द स्टॉक एंड अदर अकाउंट्स इंक्लूडिंग लॉसेस ऑन फूड ग्रेन्स एंड शुगर्स। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तो तीनों में हमें याद रखना है कि डिपार्टमेंट की जो लिमिट है 5 लाख। ओके, जैसे हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट की यहाँ पे 5 लाख हो गया, यहाँ पे भी रेवेन्यू में भी लॉस ऑफ रेवेन्यू है, रिकवरेबल लोन्स एंड एडवांसेस इसमें भी 5 लाख हो गया, एंड इरिकवरेबल लॉसेस ऑफ स्टोर्स और पब्लिक मनी, तो इसमें भी 5 लाख हो गया डिपार्टमेंट का। हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का तीनों केसेस में 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। ओके, बट कुछ केसेस हैं जैसे कि रिकवर लॉस ऑफ स्टोर्स एंड पब्लिक मनी में हमें याद रखना है कि ड्यू टू थेफ्ट फ्रॉड और नेग्लिजेंस है, तो हमारा वो सेम ही है 2 लाख और 5 लाख रुपये। बट इन केस
अगर केसेस की बात करें तो इसमें 2 लाख से 5 लाख हो जाएगा और 5 लाख से 50 लाख हो जाएगा। ओके। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास में फुल पावर है राइट ऑफ लॉसेस की, रिकवरेबल रेवेन्यू की। एंड अदर केसेस की बात करें तो इसकी 5 लाख होती है। ओके। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करने की, और कंडमनेशन की बात करें व्हीकल्स की, तो ये फुल पावर होती है डिपार्टमेंट के पास में। तो एक बार हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कितना होता है। तो डिपार्टमेंट की हमने पढ़ा कि तीनों केसेस में कितना होता है, 5 लाख होता है। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं इरिकवरेबल लॉस ऑफ स्टोर्स एंड पब्लिक मनी में, तो ड्यू टू थेफ्ट फ्रॉड एंड मनी के कारण होता है 5 लाख। अदर केसेस में हो जाएगा 50 लाख। ओके। यदि हम एक एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास में हमारी पास पावर होती है 2 लाख रुपीज़। एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ स्टोर्स ऑफ पब्लिक मनी के केस में ये हो जाती है, अदर केसेस में 5 लाख रुपीज़ है, और ड्यू टू थेफ्ट फ्रॉड मनी के केस में 2 लाख रुपीज़ है। एंड उसके बाद हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास में फुल पावर है इरिकवरेबल लॉसेस की। एंड अदर केसेस की बात करें तो इसकी 5 लाख है। ओके। तो इस तरीके से लिमिट थी हमारी कुछ, तो जो याद रखना था, क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से। एंड व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स की जो लाइफ्स हैं तो उसकी बात करें तो 3 हैं व्हीकल्स में की कैटेगरी में 3 आता है, एक हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड एक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड एक मोटरसाइकिल्स। तो हैवी की बात करें तो हम इसका हो जाएगा 4 लाख किलोमीटर की बात करें तो, और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 1,50,000 हो जाएगा हमारा किलोमीटर। एंड इसका हो जाएगा मोटरसाइकिल की बात करें तो 1,20,000 किलोमीटर हो जाएगा। ओके। एंड स्पेन की बात करें, टाइम पीरियड में बात करें तो हैवी का अपना 10 ईयर्स हो जाएगा, लाइट का अपना 6.5 ईयर्स हो जाएगा, एंड मोटरसाइकिल की बात करें तो 7 ईयर हो जाएगा। ओके। तो विच एवर इज मोर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, हैवी कॉमर्शियल मोटर व्हीकल 4 लाख है और ईयर्स में 10 ईयर्स, यहाँ पे 1.5 लाख 6.5 ईयर्स, 1,20,000 किलोमीटर 7 ईयर्स। और एक मिनिस्ट्री के पास में फुल पावर है कि वो उसको स्क्रैप कर सकता है व्हीकल्स को जिसकी लाइफ 15 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। ओके। अब हम बात करेंगे कंडेम व्हीकल्स को डिस्पोज ऑफ करने की। तो जैसे ही डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसके 3 महीने के अंदर उसको प्लेसिंग ऑफ फ्रेश ऑर्डर के 3 महीने के अंदर में किया जा सकता है। जैसे कि गाड़ी ख़राब हो गई है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो उसका ऑर्डर निकालेंगे फ्रेश ऑर्डर। जैसी कंपनी से गाड़ी आएगी तो उसके 3 महीने बाद तक 3 महीने बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। कुछ रूल है, एक इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रूल 14। तो रूल 14 में बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो इंश्योर नहीं की जाएगी, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो। यदि कुछ करना है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंकरेंस लेनी होगी। ओके। अब वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट, रूल 15 की बात करें तो रूल 15 है कि यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्स्ट्रा से पेमेंट हो गया है तो उसको वेव ऑफ करना चाह रहे हैं, यदि आप माफ़ करना चाह रहे हैं तो किस कंडीशंस में किया जाएगा, तो उसके बारे में ये रूल 15 में दिया हुआ है। तो रूल 15 की बात करें तो प्रेसिडेंट है डेलीगेट की कर सकता है पावर को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी को। एंड डिपार्टमेंट वेव कर सकता है द रिकवरी ऑफ एन अमाउंट फाउंड टू हैव बीन ओवर पेड मिस्टेकनली टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कुछ कंडीशंस हैं इसकी, तो इसी कंडीशंस में किया जाएगा कि अमाउंट डिसअलाउड हैज़ बीन ड्रॉ बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न अंडर ए रीजनेबल बिलीव दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू इट। तो ये रीजनेबल बिलीव में उसको अमाउंट पेड हुआ है। एंड सेकंड कंडीशन है इसकी रिकवरी विल कॉज एंड्यू हार्डशिप्स, रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है और रिकवरी इज इम्पॉसिबल। ओके। तो ये कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशंस यहाँ से क्वेश्चंस में दे देता है और पूछ लेता है कि किस कंडीशंस में किया जाएगा।
तो कितने तक की अमाउंट तक का क्या सकता है, डिपार्टमेंट के पास में पावर है 2 लाख रुपए तक का कर सकता है। ओके, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के कंकरेंस के साथ में। बट यदि 2 लाख से ऊपर करना है इसे, तो इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंकरेंस लेना पड़ेगा। ओके, और डिपार्टमेंट इसको वेव ऑफ करने से पहले एग्जामिन करेगा वेदर ओवर पेमेंट हैज बीन मेड ऑन द अकाउंट ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशंस, कोलिजन, फेवरेटिज्म, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ दोस्त रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवर पेमेंट। यदि ऐसा कुछ हुआ तो उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो रूल 15 में ऐसा कुछ था नहीं। 3 कंडीशंस हैं, केस कंडीशंस में वेव ऑफ किया जाएगा। कितने तक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट 2 लाख तक कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा करना है तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंकरेंस लेना होगा। वही सारी चीज़ें दी हुई है कि नेग्लिजेंस, गवर्नमेंट नो सीरियस नेग्लिजेंस है, डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एंड ईच केस ऑफ वेवर शुड बी रिकमेंडेड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा रिकमेंड किया जाना चाहिए और अप्रूव बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, यदि हम एक डिपार्टमेंट की बात करें तो। यदि रिकवरी वेवर ऑफ रिकवरी अराइजेस फ्रॉम ए कोर्ट डायरेक्शंस, तो डिपार्टमेंट को शुड सेटिस्फाई कराना चाहिए देमसेल्व्स दैट देयर इज एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन है फॉर नॉट चैलेंजिंग द सच कोर्ट डायरेक्शंस। ओके, रूल 17 की बात करें हम, तो रूल 17 में हमारा ग्रांट इन एड्स एंड लोन्स की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट की बात करें हम, एक डिपार्टमेंट के पास में और डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास में फुल पावर है कि वो अपना ग्रांट इन एड्स दे सकता है। स्कॉलरशिप्स और लोन्स देना चाह रहा है किसी अदर मिनिस्ट्री को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो दे सकता है, उसके पास में फुल पावर है। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि इससे रिलेटेड जो रूल्स होंगे, ग्रांट इन एड्स एंड लोन से रिलेटेड रूल्स हैं, तो या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंकरेंस के साथ में होने चाहिए या उसकी प्रायर अप्रूवल ले ली गई हो मैटर में। तो जैसे कि विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल से प्रिस्क्राइब होने चाहिए विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी जाएगी यदि आप किसी को लोन्स दे रहे हो, और उसका जो पीरियड ऑफ पेमेंट है, तो ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तय किया जाएगा। या तो उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर उसकी कंकरेंस के साथ में होना चाहिए। ओके, कुछ कंडीशंस हैं। तो रूल 17 में ऐसा कुछ है नहीं, ये याद रखना है कि डिपार्टमेंट के पास में फुल पावर है ग्रांट इन इट्स लोन्स की, एंड इसके लिए जो रूल्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड ऑफ पेमेंट है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस में किया जाएगा या उसके रूल्स को फॉलो किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ट्रेडिंग ऑपरेशंस की बात करें, रूल 18 की बात करें, तो रूल 18 में ये है कि ऑल प्रपोजल्स जो कि परचेज हैं ऑफ कमोडिटीज से, जो कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन के लिए नहीं है बट सेल और इशू टू पब्लिक को इशू करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को या एनी अदर एजेंसीज को है, या कोई प्रपोजल है जो कि फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑपरेशंस में ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि फिक्स करना चाह रही है ट्रेडिंग ऑपरेशंस की प्राइसेस को। एंड तीसरी कंडीशन से गवर्नमेंट की कोई कंपनीज है, अंडरटेकिंग है, जिसने गवर्नमेंट को एक मैटर रेफर किया है अपना फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस के लिए, देयर प्रोडक्ट स्टॉक्स के लिए। तो 3 कंडीशंस हैं हमारी ट्रेडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड। तो इसकी बात करें तो तीनों केसेस में हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड केस है, इसमें 25 करोड़ तक डिपार्टमेंट के पास में खुद पावर होती है, और 25 करोड़ से बियॉन्ड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसर्न करना पड़ेगा हमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। एंड तीसरे केस की बात करें तो इसमें हमारा चाहे कितना भी हो अमाउंट, हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस लेनी पड़ेगी। ओके, ये रूल 18 क्या है, तो रूल 18 में 3 चीज़ें ये हैं कि ट्रेडिंग ऑपरेशंस में परचेज ऑफ कमोडिटीज़ करना चाह रहा है और फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस करना चाह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ और गवर्नमेंट कंपनी
कंपनीज की अंडरटेकिंग की प्राइसेस फिक्स करना चाह रहे हैं। तीनों केसेस में, तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में डिपार्टमेंट के पास 25 करोड़ तक की पावर है, बिलो 25 रुपीज़, लेस देन 25 रुपीज़, 25 करोड़। ओके। एंड थर्ड केस की बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस लेना पड़ेगा। यदि इसमें 25 करोड़ और अबव है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस लेनी पड़ेगी। रूल 19 की बात करें तो इसमें है डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी कि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है उसको गवर्नमेंट अपना डिस्पोज ऑफ करना चाह रही है, तोड़ना चाह रही है, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हम बात करें तो डिपार्टमेंट के पास में फुल पावर है, वो किसी भी बिल्डिंग को जो उसके अंडर है डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स कर सकती है। तो इसमें एक आता है अपना प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उसको भी कर सकती है जिसकी लाइफ होती है नॉट मोर देन 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स तक जिसकी लाइफ होती है उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी, प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। एक एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। और ये जो पावर है डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स की, तो इसको फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस के साथ में किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस है हमारी डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स की, कि कोई भी बिल्डिंग डिसमेंटलमेंट कर रहे हैं हम उसको, तो ये पहले उससे असर्टेन करना पड़ेगा कि किसी भी अदर मिनिस्ट्री के द्वारा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड बाई एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नो पब्लिक बिल्डिंग सेल बी डिमोलिश, जब तक कि ये डेंजरस कंडीशन में हो एंड ये बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर्स हो। और या फिर थर्ड है कि अपना एक वैकेट द साइट फॉर कंस्ट्रक्शन मोर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए उसको हम डिसमेंटल करना पड़ रहा। तो ये 3 कंडीशंस में किया जाएगा। 3 कंडीशंस थी, तो अभी क्या था, एक तो हमने पढ़ा था कि इसका पहले असर्टेन करना पड़ेगा डिसमेंटल करने से पहले कि किसी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को उसका रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एंड ये डेंजरस कंडीशंस में होनी चाहिए, एंड बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर्स होनी चाहिए, और या फिर थर्ड कंडीशन से इसको वैकेट करना पड़ रहा है किसी इंपॉर्टेंट साइट बनाने के लिए। तो इन 3 कंडीशंस में इसको डिसमेंटल किया जाएगा, और जब भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो ये हमारा थ्रू CPWD के थ्रू किया जाएगा, और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया जाएगा। जो प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें भी डिपार्टमेंट के पास में फुल पावर है, एंड इट प्योरली टेम्परेचर स्ट्रक्चर्स मीन्स होता है जिसकी लाइफ नॉट मोर देन 2 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। रूल 20 की बात करें, कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस टू ऑडिट, तो हमारा जो जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, एक प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस होता है, तो उसको हमें कौन कौन सा कम्युनिकेशंस भेजना है नहीं भेजना है, तो रूल 20 उसके बारे में बताता है। तो यदि हमने कोई भी ऑर्डर पास किया है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंकरेंस से किया है, या फिर हमें इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस से इशू हुआ है कोई भी ऑर्डर, तो वह सारे ऑर्डर हमें ऑडिट डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे। ओके। रूल 21 की हम बात करें तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपील एंड सेविंग्स, तो क्या रिपील किया गया है, डेलीगेशन ऑफ DFPR रूल्स जो कि उससे पहले 1978 का था, तो उसको रिपील कर दिया गया है। और सेव क्या किया गया है कि जो रूल्स अदर से जो रूल्स बने हुए थे तो उसको रिवोक नहीं किया गया है, वो सारे कंटिन्यूस रहेंगे। एंड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कुछ नथिंग कंटेन इन दिस रूल शैल अप्लाई टू, कौन सी मिनिस्ट्रियों में कौन सी डिपार्टमेंट पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा DFPR 2024। तो इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है दशरथ, DASRT। D4 आ जाएगा हमारा डिफेंस, A4 आ जाएगा हमारा एटॉमिक एनर्जी, S4 आ जाएगा स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, R4 आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एंड A4 आ जाएगा हमारा एब्रॉड रिप्रेजेंटेटिव, T4 आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ओके, तो दशरथ से याद रख लेना इसको, एक बार इसको गो थ्रू करके आप देख सकते हो दशरथ। बट उनको मिनिस्ट्रियों को बोला गया है कि जो उनका प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है तो वो अलाइन करना चाहिए हमारा जो रूल 8 में जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो 21 रूल्स हैं इसके कंप्लीट होते हैं। अब इससे के बाद में हम अनेक्जर्स की बात करें तो इसके 2 अनेक्जर्स हैं। अनेक्जर 2 है हमारा जिसमें जनरल कंडीशंस दी हुई हैं,
एंड अनेक्जर 1 में हमारे हेड्स दिए हुए हैं। तो हेड्स की बात करें तो हेड से हमसे हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंटली। हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, DFPR हमारा 24 में आया है, तो लास्ट 2 ईयर की बात करें तो हमसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इसको हम पढ़ने का तरीका यही है कि जैसे हमारे पास में क्या होता है, 3 चीज़ें हैं। जैसे इसको हेड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ए, एंड बी वाला आएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, एंड थर्ड आएगा हमारा जनरल अकाउंटिंग्स, जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं हेड। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंडर आता है, एंड उसके बाद में इसमें क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट क्लास हैं जो कि 8 हैं, 1 से लेके 8 तक दिए हुए हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हेड ऑब्जेक्ट हेड 1 में आता है, कौन सा हेड ऑब्जेक्ट 2 में आता है, कौन सा हेड ऑब्जेक्ट 3 में आता है। एंड उसके बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे सैलरी हेड है तो ये किससे रिलेटेड है। ओके, तो इसको हम चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा कि तो जैसे रेवेन्यू, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी कि अभी जितने सारे हम हेड्स की बात कर रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं। और उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्ट क्लास 1 एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिए जाते हैं, तो हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास 1। तो उसके अंदर कौन कौन से हेड्स आते हैं, हमारा फर्स्ट आता है सैलरी हेड। ओके, तो सैलरी हेड एंड वेजेज आता है, जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, वेजेज आ गया, रिवार्ड्स आ गया, मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउंसेस आ गया, एंड हमारा लीव LTC आ गया, और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आ गया। तो ये सारे के सारे हेड हैं हमारे, ये आ रहे हैं हमारे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया जाता है, उससे रिलेटेड है। तो रिकॉल करना है यही, इसको पढ़ने का तरीका यही है कि बार बार इसको मल्टीपल रिवाइज करना है तो याद हो जाएगी। हाँ यार, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ कौन सा है, तो हाँ ये सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वेजेस मिलता है, रिवार्ड्स भी, मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउंसेस, LTC वगैरह, तो इस सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय से रिलेटेड ही हैं। तो इस तरीके से कुछ याद करना है। अब इसमें जैसे सैलरी हेड की बात करें हम, सैलरी हेड में आता है हमारा, एक तो हमारी जो बेसिक पे होती है, जो कि रूल FR फंडामेंटल रूल 921 में डिफाइन है। तो ये जो हमें बेसिक पे मिलता है ये इसी के अंडर आता है सैलरी हेड में। यदि इंटर्न्स को स्टीपेंड मिल रहा है ये भी इसी के अंडर आता है। ऑनरेरियम, जो हमें ऑनरेरियम मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो ये भी सैलरी हेड के अंडर आता है। एंड हम एमोलूमेंट्स